मित्रों नमस्कार। आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आपके अभी जो 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है उसके में काम आएंगे। आरपीएससी से संबंधित या राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की यानी राजस्थान जीके से संबंधित जो भी एग्जाम है इनमें सारे काम आएंगे प्रश्न। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वो हमारा है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थानी शासक यानी भारत की तरफ से अकेले थे। वर्साई की संधि मित्रों थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार को रोकने के लिए वर्साई की संधि हुई थी। फ्रांस का जो एक वर्साई नगर है वहां के शीश महल में यह संधि हुई थी और महाराजा गंगा सिंह जी ने इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में महाराजा गंगा सिंह जी ने अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में कई लड़ाइयां लड़ी थी और फ्रांस का ही एक शहर है वर्साई। इसका उत्तर है गंगा सिंह, बीकानेर शासक। अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में एससी और एसटी के लिए कितने लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं और कितने विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चन 2016 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसके जीके में आए थे और ये इसके सिलेबस में है। राजस्थान में लोकसभा के आरक्षित क्षेत्र ये भी चेंज हो जाएंगे। अभी जो 2029 का चुनाव होगा वो नए पुनर्गठन के आधार पर होगा, लेकिन वर्तमान में यही संख्या पढ़ेंगे हम। 2008 से पहले जैसे बीकानेर सामान्य क्षेत्र था और 2009 में वो उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी परिसीमन आयोग का नया जब गठन होगा तो ये चेंज होगा। इसमें राजस्थान में लोकसभा के आरक्षित क्षेत्र एससी के लिए तो है 4 और एसटी के लिए है 3। मित्रों ये दो तो अपने आसपास से गंगानगर एससी के लिए आरक्षित है, ये शुरू से ही आरक्षित था और बीकानेर हो गया, 2 उस साइड में है। फिर आता है विधानसभा में आरक्षित क्षेत्र। एससी के लिए 34 है, एसटी के लिए 25 है। मित्रों दोनों ही आप थोड़ा दिमाग में ध्यान रखें कि सम संख्या दोनों का योग है वो सम संख्या में नहीं है, विषम संख्या में ही है। तो कृपया पेपर करते समय आप ध्यान रखें, इनका जोड़ करके देख लें, उससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये है। और एससी के आबादी है वो ज्यादा होती है, एसटी की कम होती है, इसलिए एसटी को कम स्थान मिलते हैं। फिर आता है सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला वर्ष, सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला वर्ष, ये मित्रों 1981 है। केवल यह राजस्थान के संदर्भ में है, हम यहाँ राजस्थान का यह अध्ययन कर रहे हैं। यानी 71 और 81 के बीच जो जनगणना हुई, 81 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई थी। फिर इसके बाद आता है बायोडीजल प्लांट राजस्थान में कहाँ है, ये क्वेश्चन भी इसमें आ चुका है। बायोडीजल प्लांट ये जो जामरकोटड़ा की माइंस है वहां है। ये जामरकोटड़ा में है। बायोडीजल या जैव ईंधन यानी ये रतन जोत से पैदा होता है, रतन जोत से, करंज के बीजों से, ये भी हमें ध्यान में रहना चाहिए।
फिर क्वेश्चन आता है पवन ऊर्जा। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, ये दो आप याद रखें, कहां लगा, और सेकंड पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगा। यह है मित्रों अमर सागर जैसलमेर, और ये सेकंड लगा था राजस्थान का देवगढ़ प्रतापगढ़। देवगढ़ किसी समय में प्रतापगढ़ जब रियासत हुआ करता था उस समय उसकी राजधानी थी। तो हमें पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका पवन ऊर्जा का उत्पादन, फर्स्ट जिला है पवन ऊर्जा उत्पादन में जैसलमेर। तो पहला संयंत्र जैसलमेर में लगा और सेकंड संयंत्र देवगढ़ में लगा। फिर आता है क्वेश्चन, बार बार ये रिपीट हुआ है दोनों एग्जाम में, भेड़ की नस्लें। इसमें खेरी, ये कई बार हमारे कंफ्यूजन पैदा करता है कि खेरी भेड़ है या बकरी है। खेरी भेड़ की नस्ल है, पूगल, मारवाड़ी, चोकला, और चोकला का दूसरा नाम है शेखावाटी। एक और इंपॉर्टेंट है मालपुरी। मालपुरी हम क्यों याद रखेंगे, मालपुरी जैसे मालपुरा टोंक जिले का एक कस्बा था, अब राजस्थान के इस अशोक गहलोत की सरकार ने इसको नया जिला घोषित कर दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये जिला बन जाए, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वैसे इसको घोषित कर दिया गया। तो मालपुरा में केंद्रीय भेड़ और ऊन प्रजनन केंद्र स्थापित है और वहां से इस नस्ल का विकास हुआ है, इसलिए मालपुरी याद रखें। मालपुरा भेड़ों का अनुसंधान केंद्र है और मालपुरा से भेड़ों की नस्ल मालपुरी निकलती है। खेरी, पुगल, मारवाड़ी, चोकला और मालपुरी। इसके बाद क्वेश्चन आता है अड़सठो क्या है। अड़सठो, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अड़सठो ये जयपुर का, इसमें सीधा रियासत पूछते हैं कि किस रियासत का ये भूमि संबंधी रिकॉर्ड था, तो ये जयपुर रियासत का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, जयपुर रियासत का भू रिकॉर्ड या भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड ऑफ जयपुर। इसके बाद आता है राज्य अभिलेखागार, यानी आप किसी भी राज परिवार के या मुगलों के या खिलजी वंश के राजस्थान से संबंधित कोई भी तथ्य हैं उनका अध्ययन करने के लिए आप एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि किस शहर में जाओगे, तो इसका जवाब है मित्रों बीकानेर, क्योंकि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। आजादी के बाद सरकार को जो भी चीजें मिली उन सारे रिकॉर्ड्स को बीकानेर में संग्रहित कर दिया गया है और इनका 3 करोड़ डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य है, यानी 3 करोड़ अभिलेखों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहाँ हुई थी और यह वर्तमान में कहाँ है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में स्थापित हुआ था। 1955 में जयपुर में स्थापित। 1960 में, यानी जब राजधानी स्थानांतरण पर जो समिति बनी थी उस समिति की सिफारिश पर अलग अलग कार्यालयों को अलग अलग शहरों को, जिलों को दिया गया था, जैसे रेवेन्यू बोर्ड, आरपीएससी बोर्ड, ये सारे जयपुर से हटा करके अजमेर को दे दिए गए। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का कार्यालय बीकानेर को दिया गया, आयुर्वेद विभाग अजमेर को दिया गया। इस प्रकार ये कई कार्यालय थे। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1960 में बीकानेर स्थानांतरित। और वर्तमान में ये बीकानेर में चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। मित्रों इसमें ये 4 वंश थे,
और इसमें पुरोहित कौन थे और कौन सी पुस्तक इसको स्थापित कर रही है कि अग्निकुंड का सिद्धांत सही था। आबू में हुआ था अग्निकुंड। अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। ये इसमें चौथा चौहान था। प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ये क्वेश्चन आता है, आया भी है कि चौथा वंश कौन सा था। तो मित्रों इसको याद रखें, आप 2 च पे हैं, 2 पै पे हैं। और चौहान, जब इन तीनों वंशों से रक्षा नहीं हो सकी तब चौथे वंश की उत्पत्ति हुई इस अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार, जिसमें चौथा वंश था चौहान वंश। तो चौथा चौहान था, ये याद रखें आप। चौथा वंश इसमें चौहान था। और ये किसने किया था? वशिष्ठ मुनि ने। कौन सी पुस्तक इसका साक्ष्य देती है? तो वो है, क्योंकि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि चौहान वंश के दरबारी थे चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो जो उनकी पुस्तक है, अग्निकुंड का वर्णन है। मित्रों, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम रासो ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक चंद्रबरदाई थे। और वो जो हम पढ़ते हैं ना, मार मार मोटे तवे अब मत चुकी जवान, वो दोहा भी कहते हैं कि चंद्रबरदाई का था। फिर आता है घटियाला अभिलेख। ये किस वंश से संबंधित है? घटियाला अभिलेख ये मंडौर में है, मंडौर के निकट घटियाला गांव में, जिला जोधपुर। प्रतिहार वंश का है ये, और ये जिला इसका है जोधपुर। घटियाला अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति से हुई है। इसमें हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष माना गया है। घटियाला शिलालेख के बाद हम चर्चा करते हैं सुलेमान नामक अरबियाती। अभी आरएस की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। और प्रतिहार वंश की सबसे बड़ी देन क्या रही है? मंदिर, मूर्ति, स्थापत्य, ये तो है ही है। इनके अलावा तो सबसे बड़ी देन ये है प्रतिहारों की, वो है कि भारत को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा कई सदियों तक। प्रतिहारों ने अरबों से भारत की रक्षा की थी। सुलेमान नामक अरब यात्री ने मिहिर भोज, ये प्रतिहार राजा था मिहिर भोज, इसके काल में ये भारत आया था। इसने मिहिर भोज की प्रशंसा की है। यह भी आरएस 2023 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आता है त्रिपक्षीय संघर्ष और महेंद्रपाल प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में तत्कालीन भारत की 3 महान जो राजवंश थे वो इसमें संघर्ष में शामिल थे। और ये क्यों लड़ा गया और राजस्थान के इसमें कौन सी शक्ति थी? तो कन्नौज ये भारत के मध्य में था। कन्नौज पर अधिकार के लिए यह संघर्ष हुआ था।
जिसमें अंतिम विजय जो राजस्थान के थे ना गुर्जर प्रतिहार उनको मिली। अंतिम विजय ये एक ही वर्ष था गुर्जर प्रतिहार। अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों को मिली। और ये तीनों शक्तियां पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी थी। तो बंगाल के पाल यानी पूर्वी भारत के पाल, और दक्षिण के राष्ट्रकूट, उत्तर के गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद आता है कवि राजशेखर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, हम क्वेश्चन वाइज करेंगे तो ये बढ़िया रहेगा, आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव के आधार पे हम तैयारी कर रहे हैं। महेंद्रपाल प्रथम, ये भी प्रतिहारी है। दरबारी साहित्य का कवि राजशेखर, ये संस्कृत में लिखा करते थे, कवि राजशेखर। और इनकी पुस्तकें कई बार आती हैं, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। इनकी पुस्तकों के नाम है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। और कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। फिर आता है महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि, ये कई बार आया हुआ। उपाधि थी परम भट्टारक। कई उपाधियां थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये हम याद करेंगे, परम भट्टारक। इसके बाद आता है अंतिम प्रतिहार राजा, क्योंकि प्रतिहारों का राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अंतिम प्रतिहार नरेश का नाम याद रखें। ये है मित्रों यशपाल। क्या नाम है इसका? यशपाल। फिर आता है एक प्रश्न, जैसे मंत्री को, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? संसदीय सचिव मंत्रियों की संख्या में नहीं आता है। इसके कितने भी पद बनाए जा सकते हैं, ये कई बार चर्चा में रह चुका है। संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। अन्य किसी भी पद के लिए मुख्यमंत्री शपथ नहीं दिलाते, लेकिन एक ही मात्र पद है संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिवाना और राज्य वित्त आयोग की। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये एग्जाम्स में आएंगे। और ये क्वेश्चन आप यदि ढंग से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो निश्चित रूप से आप 80% नंबर इसमें ला सकते हो कॉलेज लेक्चर वाली एग्जाम के जीके के पेपर में। राज्य वित्त आयोग जो वर्तमान में ना छठा, वर्तमान के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, सदस्य पूछे जा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह, और ये 5 वर्ष के लिए बनता है। और इसके सदस्य हैं अशोक लाहोटी, जो सामान्य से भाजपा के विधायक थे, वर्तमान में नहीं है, अशोक लाहोटी। और ये पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत, ये भी इसके सदस्य हैं। तो मित्रों, इसमें 2 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने किया? बिना वाद्य यंत्र कौन सा नृत्य किया जाता है?
चौरासी और नागरचौल बोलियां किसकी हैं? चौरासी और नागरचौल बोलियां किस भाषा की हैं? ये उपबोलियां हैं, ये ढूंढाड़ी की हैं। ये उपबोलियां ढूंढाड़ी की हैं। ये चौरासी और नागरचौल दोनों टोंक और अजमेर के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। और शिवाणा दुर्ग का निर्माता, शिवाणा दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम क्या रखा था? और इसका निर्माता, ये निर्माता थे वीर नारायण पंवार। वर्तमान में शिवाणा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। निर्माता वीर नारायण पंवार। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था खैराबाद। शिवाणा का नाम खैराबाद रखा। खिजराबाद इसने चित्तौड़ का रखा था और खैराबाद इसका रखा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है। तो गरासियों का वालर नृत्य बहुत फेमस है। इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। गरासियों का वालर नृत्य ये बिना वाद्य यंत्र के होते हैं। एक मित्रों IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका पूरा नाम था राजस्थान नहर। और 1984 में इसका नाम चेंज हुआ था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद IGNP ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसके मुख्य अभियंता कौन थे? यानी चीफ इंजीनियर, ये थे कंवर सेन। कंवर सेन को पद्म भूषण भी मिल चुका है, 1961 में दिया गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता और पीके सेठी का योगदान, कोमल कोठारी का योगदान। पीके सेठी और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। कोमल कोठारी के बारे में मित्रों हम लंबे समय से चर्चा कर चुके हैं। ये सर्वविदित नाम है और इनको राजस्थान रत्न का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर हम चर्चा करेंगे कैलाश सांखला के बारे में, आहड़ के उत्खनन के बारे में और बागौर के उत्खनन के बारे में। इन बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। कोमल कोठारी, इन्होंने ये वैसे कपासन चित्तौड़ के थे, कपासन के निवासी, जिन्होंने जोधपुर के बोरुंदा में बोरुंदा गांव में, ये बोरुंदा मित्रों वही गांव है जहां के विजयदान देथा थे। विजयदान देथा जो बद्री उपनाम से राजस्थानी साहित्य में रचना किया करते थे। बोरुंदा गांव में इन्होंने लोक कलाओं के संरक्षण के लिए और इस रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। और इसका उद्देश्य था लोक कला, लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र
का संरक्षण। ऐसे कंवल कोठी चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि बोरुंदा रही। इसके बाद आता है पीके शेट्टी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी जयपुर के निवासी थे और इन्होंने जयपुर फुट का आविष्कार किया और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो हम याद रखेंगे जयपुर फुट के आविष्कारक, जो कृत्रिम पैर हैं, जयपुर फुट के आविष्कारक रेमन मैग्सेसे विजेता प्रथम राजस्थानी। बाद में जैसे अरुणा राय को भी मिल गया, कईयों को मिल गया, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को मिला था। फिर आता है राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता। तो मित्रों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नाम है सीताराम लालस का। सीताराम लालस महोदय ने राजस्थानी भाषा को समृद्ध करने के लिए राजस्थानी भाषा का एक शब्दकोश बनाया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन भी कहते हैं और ये बाघ संरक्षण के लिए चर्चित है। कैलाश सांखला के नाम पर वन विभाग एक पुरस्कार भी दे रहा है। आहड़ के उत्खनन करता, आहड़ एक तो आड़ के नाम और आड़ के उत्खनन करता, ये मित्रों एच.डी. सांकलिया। पुणे विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद थे एच.डी. सांकलिया। इन्होंने इसका उत्खनन किया और आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, यानी तांबे की सभ्यता थी यहाँ। ताम्रवती नगरी, धूलकोट और तीसरा नाम है इसका आघाटपुर। ये तीन नाम इसी के हैं, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आघाटपुर आहड़ के। फिर आता है बागौर के उत्खननकर्ता, ये है मित्रों वी.एन. मिश्रा। वी.एन. मिश्रा ने महोदय के नेतृत्व में बागौर का उत्खनन हुआ और ये भीलवाड़ा जिले में है। और ये महाशक्तियों का टीला, ये कई बार भी सुना चुका है। महाशक्तियां टीले पर इस सभ्यता के अवशेष पाए गए, किसके? बागौर के। और इसकी बागौर की जो महत्वपूर्ण एक बात है वो है कि यहाँ पशुपालन के प्रथम साक्ष्य राजस्थान में यहीं से मिले हैं। ये है पशुपालन के साक्ष्य बागौर से। सबसे पहले प्रथम पशुपालन के साक्ष्य बागौर से मिले। और एक मेरे चलते चलते एक क्वेश्चन और याद आ गया, वो है कि बागौर की सभ्यता तो है भीलवाड़ा जिले में, और बागौर ये कोठा नदी किनारे बागौर की हवेली। अक्सर हम गलत कर बैठते हैं, ये आया हुआ भी है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि यार बागौर शब्द आते ही हम भीलवाड़ा करते हैं। तो बागौर की हवेली याद रखें आप, उदयपुर में है, फेमस हवेली है बागौर की हवेली, ये है उदयपुर। और बागौर सभ्यता है भीलवाड़ा में। तो मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, इस पर मनन करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को सुनेंगे तो ये सारे बिंदु आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।